हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास। आज हम बात करेंगे 24 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आज का ये सेशन जो है वो काफ़ी डिटेल्ड होने वाला है और बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों एग्जाम्स में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने करंट अभी क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है कि G7 का जो फॉर्मेशन है वो किस वर्ष में हुआ था। इन विच ईयर वॉज द G7 फाउंडेड। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, और साथ में जो G7 के जो कंट्रीज़ के नेम्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपका पूछा आता है। आप अगर आंसर नहीं कर पाते हैं तो हमारी टीम जो है आपके कमेंट का रिप्लाई कर देगी, बट एक बार ट्राई जरूर करिएगा। To promote the folklore and imagination, International Fairy Day is globally celebrated on which day? पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल फेरी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो डे है वो 24 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये कुछ ऐसे जो कल्चरल हेरिटेज डेज होते हैं उसमें से ये शामिल है, और 24 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फेरी डे मनाया जा रहा है। ये जो दिन होता है बेसिकली जैसे कि परियों की जो कहानियाँ होती हैं और जो लोक कथाएँ हैं और बहुत पुरानी जो कल्पना वाली चीज़ें, उन सब चीज़ों के लिए ये समर्पित रहता है। लोग जो है इस दिन अपनी जो है बहुत जो माइथिकल स्टोरीज जो हैं उनको याद करके एक सेलिब्रेशन यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा 24 जून को कनाडा के क्यूबेक प्रांत में एक सेंट जीन बैप्टिस्ट डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो दोनों डे हैं ये आपको एक बार एट अ ग्लांस में कवर कर लेने, क्योंकि 24 जून को ये सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द थाईमानम थंगा मोथिरा तीथम, जो एक मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम होती है न्यू बॉर्न्स के लिए। एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि एक राज्य सरकार है एक राज्य की, तो उन्होंने नवजात जो शिशु हैं इनके लिए एक नई जो स्कीम है इसको मंजूरी दी है। इस स्कीम का नाम है थाई मामम थंगा मोथरा थिट्टम। तो ये जो स्कीम है इसमें मामा की सोने की अंगूठी योजना जो है इस नाम से इसको मंजूरी यहाँ पर दी गई है। तो आपको बताना है कि वो इस स्टेट का नाम क्या है। तो ये तमिलनाडु सरकार ने अभी ऐसा किया है। होगा क्या यहाँ पर, तमिलनाडु सरकार ने ऐसा कहा है कि जो भी बच्चे अब सरकारी अस्पताल में जन्मे होंगे तो उनके लिए एक नई स्कीम जो है वो हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इस योजना के तहत जो है 1 ग्राम की सोने की अंगूठी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। फिर भी आप देख सकते हैं कि आज के समय में 10 ग्राम जो गोल्ड है उसकी कीमत लगभग 1,45,000 या 40,000 50,000 के आसपास में चल रही है। अगर 99 कैरेट का है तो उसकी आप देखेंगे कि लगभग 150 के आसपास में है। तो कहीं ना कहीं पर 1 ग्राम जो है ये 14 से 15,000 रुपये का हो जाता है। इतने ग्राम की जो सोने की अंगूठी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज किया जा सके कि वो हॉस्पिटल में जाकर जो है डिलीवरी करवाएं। और इसका मकसद यही है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए सरकार ने 755.83 करोड़ का जो एक स्टेट वाइज जो पूरा बजट है वो यहाँ पर प्लान किया है। इसकी जो शुरुआत है वो होगी 15 सितंबर से। 15 सितंबर से क्यों होगी? क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है इस पर ये इन्होंने जो है डे फाइनल किया है कि हम इस दिन इस स्कीम की शुरुआत यहाँ पर कर देंगे। और अभी जो C जोसेफ विजय, जिसको C विजय के नाम से जानते हैं, ये 22nd चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के मई 2026 में इन्होंने जो है ओथ लिया था, और गवर्नर तमिलनाडु के हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलेकर। ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो इनका एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है बेत्री तमिजिगम, तो इस विजन के तहत जो है ये तमिलनाडु में C विजय के द्वारा जो है ये योजना यहाँ पर लाई गई है, जो स्टेट के जो इस ट्रेजेक्टरी को प्रमोट करेगी 2026 से 2031 के टाइमलाइन में। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को 2026 में कौन सा पद्म पुरस्कार यहाँ पर मिला है? आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जो है एक सिविल इन्वेस्टर सेरेमनी जो है ये आयोजित होती है, और इसमें 65 महान हस्तियों को साल के जो पद्म पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं, और अलग अलग कैटेगरीज है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो जो खेल जगत से रोहित शर्मा आते हैं इनको जो है पद्म श्री से नवाजा गया है। इनके साथ में ही गोलकीपर जो सविता पुनिया है इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, इनको भी पद्म श्री दिया गया है
ठीक है, और रोहित शर्मा, ये दो स्पोर्ट्स के एक महान खिलाड़ी हैं। और टेनिस के दिग्गज जो खिलाड़ी हैं विजय अमृतराज, इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। ये टेनिस खेलते हैं और साल 2026 में कुल 131 जो पुरस्कार थे इनकी घोषणा हुई थी, जिसमें 66 जो है वो पहले समारोह जो मई में और 65 जो है ये जून में जो इनका अनाउंसमेंट होता है समारोह का, तो इसमें ये यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर दिया गया है। मैं की हाईलाइट्स हमेशा देता हूँ, तो की हाईलाइट्स को आप लोग नोट कर लीजिए करिए। Which scheme led to the Poonch district receiving the Scotch Award for Outstanding Implementation? तो पुंछ जिले को हाल ही में किस योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए स्कॉच जो पुरस्कार है से सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले को नई दिल्ली में एक स्कॉच अवार्ड जो है वो यहाँ पर दिया गया है। यह है आयुष्मान भारत PMJAY सेहत। तो ऐसा हुआ है कि जो पुंछ जो ये है जिला, तो इसको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है इसको बहुत अच्छे से लागू करने के लिए ये स्कीम यहाँ पर इन्होंने अच्छे से लागू की, इसलिए पुरस्कार इनको यहाँ पर दिया गया SKOCH। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं हेल्थ जो सर्विसेज है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने वहाँ पर पुंछ जो जम्मू कश्मीर का एक ऐसा अकेला ज़िला है जो स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अच्छे लेवल पर काम कर रहा है। तो इस अवार्ड के लिए जो है ज़िले की उन सभी जो कोशिशें की तारीफ यहाँ पर की गई है जिनसे लोगों को मुफ्त इलाज जो है वो काफ़ी आसानी से मिला है, और ज़िले ने दूर दराज और बॉर्डर इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए जो है यहाँ पर काम काफ़ी अच्छे से किया है। तो पुंछ जो है वो काफ़ी आगे निकल कर यहाँ पर आया हुआ है। हाल ही में एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में महिला 4x100 मीटर रिले का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपसे पूछा गया है कि हु वॉन द वुमेन्स 4x100 रिले गोल्ड एट द एशियन रिलेज चैंपियनशिप 2026। तो इसमें जो है भारत ने जीता है, और चीन के जो शोक्यांग में एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो वेन्यू पूछा जाए तो ये है चाइना का, और यहाँ पर जो चैंपियनशिप है ये एशियन रिले चैंपियनशिप 2026। तो इसमें आखिरी दिन जो है भारतीय महिला टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और गोल्ड यहाँ पर जीता 4x100 मीटर रिले में 43.85 सेकेंड्स, और ये इनका सीज़न का बेस्ट जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस भी रहा है। और इस सीज़न का जो भारतीय टीम है वो अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन जो वो यहाँ पर कर चुकी है, और इस जीत के साथ में ही भारतीय टीम में श्रावणी नंदा और SS स्नेहा और सुदेशना शिवंकर और तमन्ना जो है ये यहाँ पर शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये लोग जो थे जिन्होंने इस जीत करने वाली टीम में अपना भागीदारी यहाँ पर दी है। और इसके अलावा मिक्स 4x400 जो मीटर का चैलेंज था इसमें टीम ने सिल्वर मेडल, और मिक्स 4x100 मीटर टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जो है वो भारत का सम्मान जो है वो यहाँ पर बनाया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक डे इन 2026? तो आपको बताना चाहूँगा कि ये 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की जो थीम इन्होंने रखी है यू कैन डू दिस लेट्स मूव, ये थीम रखी गई है। और अगर आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है तो ये 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इस दिन में क्या होता है बेसिकली 1984 में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जिसका नाम है IOC, इसको यहाँ पर बनाया गया था 1894 में, और 2026 की जो थीम है वो है यू कैन डू दिस लेट्स मूव, ये यहाँ पर रखी गई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो है ये फाउंड हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इस बार जो एक जॉइंट इनिशिएटिव था WHO का, तो इनका एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को इनकरेज किया जाए ताकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व यहाँ पर रह सके। ठीक है, मूव लर्न एंड डिस्कवर, ये 3 पिलर इस सेलिब्रेशन के यहाँ पर डिसाइड किए गए। अच्छा, साथ ही जो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे है ये भी आपका सेलिब्रेट होता है, तो ये दिखाता है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं इनके इम्पोर्टेंस को यहाँ पर। ठीक है, और इस बार 2026 की इसकी जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एडवांसिंग इनोवेशन पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन। ठीक है,
तो ये जून 23 से जून 25 तक जो है ये बेसिकली होस्ट हो रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंटरनेशनल विडोज़ डे जो है ये भी मनाया जाता है। जो विडोज़ वुमेन है इनके राइट्स और इनके सम्मान के लिए पूरी दुनिया में जो है जागरूकता दिवस के तौर पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ताकि इनके राइट्स से ये वंचित ना रहें और इनको हर वो चीज़ मिलनी चाहिए जो ये डिज़र्व करती हैं। तो लगभग 258 मिलियन जो विडोज़ हैं दुनिया भर में हैं। तो ये इनिशिएटेड जो है वो लिया गया है द लोम्बा फाउंडेशन के द्वारा, और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2010 में फाइनली इसको अडॉप्ट भी कर लिया था इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है। इंटरनेशनल ये विडोज़ डे, ठीक है, इंटरनेशनल विडोज़ डे जो है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, 23 जो है जून। तो ये सारे डे मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर रखे हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इनके थीम के साथ भी और ये किस पर्पस से मनाए जाते हैं वो आप यहाँ से क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। द एनुअल मेला खीर भवानी इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू विच गॉडीज। वार्षिक मेला खीर भवानी जो है मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित की जाती है। तो कश्मीर में हर साल जो ज्येष्ठ अष्टमी होती है इसके मौके पर जो है एक मेला खीर भवानी जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये जो गॉडीज हैं ये हैं रंगिया देवी। तो इस खास त्यौहार में जो कश्मीरी पंडित हैं इनके साथ दुनिया भर के हजारों भक्त यहाँ पर शामिल होते हैं, और जो भी श्रद्धालु हैं ये माता रगन्य देवी जो माता दुर्गा का एक ही रूप है इसकी पूजा करते हैं, और इनकी पूजा के साथ साथ में खीर, दूध और फूल यहाँ पर समर्पित करते हैं। तो माता रगन्य देवी को खीर भवानी के तौर पर भी जो है इनको जाना जाता है। और इस मेले का जो मुख्य केंद्र है वो गंदेरबल ज़िले का जो तुलमुल्ला में एक जगह है, तो यहाँ पर खीर भवानी मंदिर है। तो यहाँ पर ये सेलिब्रेशन होता है जम्मू एंड कश्मीर में, इतना आपको पता है यहाँ पर रखना है। ठीक है, विच पॉलिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म वॉन द गोल्डन कॉन्च टॉप ऑनर एट MIFF 2026। तो ये जो MIFF है इसका मतलब है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसमें जो है किस पॉलिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने गोल्डन कॉच जो है ये पुरस्कार यहाँ पर जीता है, ये मिला है सिल्वर को। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फिल्म फेस्टिवल बेसिकली जो है मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए एक बर्ड लेवल का एक मंच होता है। तो इस फेस्टिवल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है गोल्डन कॉच वो पोलैंड की एक डॉक्यूमेंट्री है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है पोलैंड की है, और इस पोलैंड की डॉक्यूमेंट्री सिल्वर को यहाँ पर दिया गया है। और ये आपसे पूछा सकता है, ये बेसिकली इनका फोकस होता है डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म्स पर। ठीक है, तो इस बार उन्होंने गोल्डन कॉच किसको दिया है, ये एक पॉलिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म है पोलैंड की, सिल्वर। और इसकी अगर बात की जाए तो इस फिल्म को नतालिया कोन्यार्ज ने जो है डायरेक्शन दिया था, और इसे जो है मासीज कोबुकी, इनका नाम भी याद रखिएगा, मासीज कुबकी ने प्रोड्यूस यहाँ पर किया था। तो इस फेस्टिवल में दुनिया भर के लगभग 46 देशों से कुल लगभग 1459 लोग जो हैं वो एंट्रीज यहाँ पर करने आए थे। और सिनेमा जगत में बेहतरीन के लिए जो है लगभग 17 ऐसे अवार्ड जो अलग अलग श्रेणियों में यहाँ पर दिए जाते हैं। राखी गढ़ी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट नोन सेटलमेंट ऑफ विच एंशिएंट सिविलाइजेशन। अभी जो राखी गढ़ी है वो किस प्राचीन सभ्यता का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो है ज्ञात स्थल जो नॉन सेटलमेंट है वो यहाँ पर माना जाता है। तो जो ASI होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो इन्होंने राखी गढ़ी जो हरियाणा में है तो यहाँ से खुदाई में मिले जो इंसानी कंकाल ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स को आगे की जांच के लिए इन्होंने भेजा है। तो इन कंकालों को भारतीय जो मानव विज्ञान सर्वेक्षण है ANSI इनको सौंपा गया ताकि उस पर वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च यहाँ पर की जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये इसका सबसे बड़ा जो ज्ञात स्थल जो है वो यहाँ पर माना जाता है। और इसमें जो सिंधु सरस्वती जो हड़प्पा है सभ्यता, इसके बारे में नई और पक्की जानकारी जो है ये यहाँ पर जुटाना है। तो इसी वजह से इन्होंने इसको यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाएंगे कि उस समय के लोग कहाँ से आए थे, इनका माइग्रेशन कहाँ से हुआ था, और उनका जो रहन सहन जो है वो कैसा हुआ करता था, उनकी सेहत कैसी रहती थी, उनकी लाइफ कितनी थी। तो इन सब चीज़ों की स्टडी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और अब DNA और अन्य आधुनिक तकनीकों से ये पता लगाया जाएगा कि जो प्राचीन भारतीय सभ्यता की जड़ें जो है वो कितनी गहरी यहाँ पर थी। तो ये चीज़ यहाँ पर चेक होगी। 2025 में दुनिया का शीर्ष जहाज
पुनर्चक्रण जिसको बोलते हैं सिप रिसाइकलिंग राष्ट्र कौन सा बन गया ये, ठीक है। विच नेशन हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025। तो ये है इंडिया, क्योंकि भारत ने 2025 में दुनिया का नंबर 1 जो जहाज रिसाइकलिंग जो है ये देश बनकर जो है एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। तो 2025 में दुनिया का शीर्ष जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र कौन सा बन गया है, तो ये कहलाएगा भारत। हमने मैरीटाइम जो इंडिया विजन 2030 है जिसको हम लोग बोलते हैं MIB 2030, तो इस लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया है। जो संयुक्त राष्ट्र है UNCTAD, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो दुनिया के कुल जहाज रिसाइकलिंग में भारत का हिस्सा जो है 2024 में 30 से बढ़कर 2025 में 35.4% जो है वो यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि जहाज को तोड़ने और उसके लोहे के सामान को दोबारा इस्तेमाल करने की मात्रा जो है 2024 में 1.86 मिलियन GT थी, जो 2025 में बढ़कर जो है 2.99 जो है इतने मिलियन GT जो है वो यहाँ पर हो गई है। तो इसमें जो है गुजरात के जो अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आपसे पूछा है कि अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड जो है वो कहाँ पर है, तो ये गुजरात है, ठीक है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इनका पालन करते हुए हम अपनी रिसाइकलिंग तकनीकों को और भी बेहतर यहाँ पर बना रहे हैं। हाल ही में CCPA ने किन कंपनियों का भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना यहाँ पर लगाया है, तो जो CCPA है इन्होंने इम्पोज किया है पेनल्टी ऑन विच कंपनीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें जो है एक एस्टोरिया फूड्स एंड जो मिसेस बैक्टर्स हैं इनको यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। तो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इसको बोलते हैं CCPA, तो उन्होंने 2 बड़ी कंपनियां एक एस्टोरिया फूड्स और मिसेज बैक्टर्स फूड, तो इन दोनों पर 1-1 लाख का फाइन लगाया है, क्योंकि इन कंपनियों पर गलत विज्ञापन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने का आरोप है। CCPA का कहना है कि विज्ञापन में 100% शब्द का इस्तेमाल जो है करना वो एक कड़ा दावा है और इसे सच ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कोई फेक चीज़ आप बोल दो। अगर आप लिख रहे हो 100% तो ये एक एब्सोल्यूट क्लेम है, तो ये हमारा एक्यूरेट होना चाहिए 100%, ठीक है। तो ये जो 100% टेंडर कोकोनट वाटर, 100% जूस, ये जो एस्टोरिया फूड्स है ये इनको यूज करते हैं। बट जो प्रोडक्ट्स वर मेड फ्रॉम द कंसनट्रेट्स, तो इनको मिलाकर बनाया जाता है। इसमें INS 202 प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं और कुछ ना कुछ मात्रा और भी चीज़ों की होती है। अब जैसे कि इंग्लिश ओवन में प्रमोट करता है कि 100% आटा ब्रेड, 100% व्होल व्हीट डिस्पाइट कंटेनिंग 87% व्हीट फ्लोर, तो 87% व्हीट फ्लोर होने के बावजूद ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि 100% आटा ब्रेड है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर इस वजह से जो CCPA इन्होंने सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इन्होंने 1-1 लाख का जुर्माना जो है ये यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। वैसे आज के समय में मेरा रिकमेंडेशन तो होगा कि जब गर्मी आ जाए तो आप अपने घर पर एक ज्वार की या फिर मक्के की बनी हुई रोटी अगर आप खा लेते हो ना उसमें ब्रेकफास्ट में, दैट इज़ रियली गुड, क्योंकि बहुत ही स्लो डाइजेशन होता है मक्का ज्वार इन सब चीज़ों को खाने से। रागी वगैरह जो मिलेट्स है ना, आप इनको जो है यूज़ करो। और अगर नहीं अवेलेबल है तो सबसे अच्छी तो गेहूं की रोटी है, अगर वो है। एक्चुअली क्या होता है, गेहूं का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम जौ की रोटी देखें तो जिन लोगों को ब्लड शुगर होती है उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो जौ की रोटी खाएं। जौ की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी कम होता है। हमारी बॉडी में जब ये डाइजेशन होता है ना तो बहुत धीरे धीरे जाकर ये ब्लड में जाकर मिलती है, तो इस वजह से शुगर एक साथ स्पाइक नहीं करती है, धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तब तक आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो भी रिलीज़ होगा और ये इस चीज़ को बैलेंस यहाँ पर कर लेता है। तो इसलिए कहा जाता है खाने के बाद थोड़ी वॉक भी करनी चाहिए। तो आप लोग भी इस चीज़ों को अपनी लाइफ में यहाँ पर सेटल करें। In which state were 3,214 करोड़ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स रिसेंटली लॉन्च। केंद्रीय सड़क परियोजना और राष्ट्रीय जो राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो इन्होंने मेघालय में 6 नई सड़क परियोजनाएं जो है इसकी नींव यहाँ पर रखी है। तो इसमें 4 नए नेशनल हाईवे हैं, वो यहाँ पर जो नेशनल हाईवेज हैं 4 वो हैं यहाँ पर, और 2 पुरानी सड़क परियोजनाएं जो इनको बेहतर अपग्रेड जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो सरकार इसके लिए टोटल फंड जो है 3,214 करोड़ का लेकर आई है, और इसमें तुरा बाईपास, धुबरी, फुलवारी ब्रिज और शिलोंग डॉबकी रोड जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। बट आपको ये पता है कि कितना आउटले यहाँ पर इन्होंने रखा गया है। तो इसमें जो बेस्ट गारो हिल्स में आना जाना जो है वो काफ़ी अब ईजी हो जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, और मेघालय को एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा जो है इंकरेज किया जाए ताकि बॉर्डर तक बेहतर कनेक्टिविटी जो है ये बनाई जा सके।
हाल ही में 10वां राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया है? 10th स्टेट वाइड मेगा मॉक ड्रिल जो है ये कहाँ पर कंडक्ट किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये 10वां राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल जो है इसका आयोजन किया जाता है। और ये बेसिकली जो HPSDMA है, जो हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो इन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के साथ मिलकर जो है ये मॉक ड्रिल जो है एक बड़ी मॉक ड्रिल है, इसका यहाँ पर शुरुआत किया है। तो ये आपसे पूछाएगा 10th स्टेट मॉक ड्रिल, ये NDMA और HSPDMA, तो जो HPSDMA इन दोनों के साथ मिलकर जो है ये बेसिकली कोलैबोरेटेड फॉर्मेट में हुई है और ये 10th एडिशन है। तो इसमें भूकंप, बादल फटना और जंगल में आग जैसी जो चीज़ें हैं इनका एक सिमुलेटेड सीनरीज जो है वो बनाकर दिखाया गया, ताकि सरकार और प्रशासन ये देख सके कि कितनी तेज़ी से ये लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो ड्रिल है वो 3 फेजेस में हुई है, पहले वर्कशॉप, फिर टेबल पर चर्चा और लास्ट में जो है मैदान में जाकर इन्होंने जो है ये सब चीज़ें पूरा कराया। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल पूरा करके यहाँ पर देखा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जब कभी कोई सिचुएशन ऐसी ख़राब सी आ जाए तो सारी एजेंसियां मिलकर कैसे काम करेंगी, तो इसके लिए इन्होंने प्रैक्टिकल यहाँ पर किया है। पर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 10th स्टेट वाइड मेगा मॉक ड्रिल जो है वो कहाँ पर हुई है, किसके साथ में कोलैबोरेशन से हुई है, आपको इतना पता रखना है। ठीक है। हाल ही में डीजल के निर्यात शुल्क को बढ़ाकर कितना यहाँ पर कर दिया गया है? तो अभी जो भारत सरकार ने डीजल और जो ATF है, एविएशन जो टरबाइन फ्यूल है, तो इसमें हवाई जहाज का जो फ्यूल है तो इसके एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को यहाँ पर बढ़ा दिया है और अब जो है ये कर दिया गया 1/, ये 14 पर लीटर के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है, 14 रुपये पर लीटर के हिसाब से। ठीक है। डीजल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी इसको 13.5 रुपये से बढ़ाकर इन्होंने 14 रुपये कर दिया है और जो ATF है इस पर टैक्स 9.5 से बढ़ाकर जो है वो इन्होंने कर दिया है आपका 12.5 रुपीज़। ठीक है। तो ये जो ATF है इस पर भी आपकी ड्यूटी बढ़ी है और जो डीजल है ये भी आपका यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है। तो पहले जो इन दोनों के एक्सपोर्ट पर लगने वाला जो टैक्स था वो 1.5 रुपये का टैक्स जो वो पहले जैसे ही, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के अंदर जो डोमेस्टिक बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में भी इन्होंने कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है। तो जो डोमेस्टिक एक्साइज ड्यूटी है वो आपकी एज इट इज़ है, बट इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द डीजल जो है वो यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। What is the total financial outlay of the recently approved scheme to replace old trucks and buses in दिल्ली NCR? तो केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जो है एक बड़ी योजना मंजूरी दी है। इसके लिए एक बजट एलोकेट किया है, 9,585 करोड़ का बजट जो है वो यहाँ पर एलोकेट किया गया है। बेसिकली इस योजना का नाम रखा गया है व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम। तो जो पुरानी BS4 या उससे पुरानी बसों और ट्रकों को बदलने के लिए यहाँ पर किया गया, तो इसके बदले में BS जो 6 जो मॉडर्नाइज इंजन है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने के लिए सरकार जो है वो यहाँ पर आपको मदद करेगी। तो इस स्कीम में करीब लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो गाड़ी मालिक हैं इनको बेनिफिट मिलेगा, जिसमें 1.9 लाख ट्रक हैं और 16,329 जो है बसें यहाँ पर शामिल हैं। तो सरकार जो है वो लोन अगर आप लोगे तो 5 साल के लिए ब्याज में जो है एक इंटरेस्ट सब्वेंशन जिसको बोलते हैं छूट, वो हर महीने 4800 रुपये तक के फ्यूल के वाउचर के रूप में जो है वो आपको यहाँ पर देने वाली है। तो पूछा जाएगा 4800 का वाउचर जो है 5% इंटरेस्ट सब्वेंशन ऑन द लोन्स फॉर 5 ईयर्स, तो ये इस तौर पर जो है देगी। जो एलिजिबल ऑनर्स होंगे तो इनको ये चीज़ यहाँ पर रिसीव मिलेगी। साथ में इलेक्ट्रॉनिक जो अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो तो इस पर आपको इंसेंटिव और टैक्स में भी भारी छूट यहाँ पर दी जाएगी। What is the total value of the development project launched by the PM in Odisha in June 2026? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी और जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने हाल ही में उड़ीसा का दौरा किया था और इन्होंने काफ़ी एक बड़ा जो पैकेज है वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए इन्होंने दिया है। तो ये है 47,600 करोड़ का। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद ये होगा कि राज्य के हर क्षेत्र को तेज़ी से आगे बढ़ाना। इसमें ऊर्जा, एनर्जी, सड़कें और पीने का पानी और जो पर्यटन है ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर शामिल की गई हैं। तो जो आदिवासी हैं इनके कल्याण के लिए ये योजना बेसिकली चलाई गई है। तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उड़ीसा में 47,600 करोड़ के हैं। ठीक है, मोदी जी ने अनवेल्ड एक किया था यहाँ पर, एक जो फाउंडेशन स्टोन है इसको यहाँ पर इन्होंने अनवेल किया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द सिग्नलिंग मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन ईस्टर्न रेलवे? तो अभी जो भारतीय रेलवे इन्होंने जो ईस्टर्न रेलवे जिसको पूर्वी रेलवे भी कहते हैं इसके लिए जो है 405 करोड़ की जो सिग्नलिंग मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है इसको मंजूरी यहाँ पर दे दी है। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रेल यात्रियों को ज़्यादा कन्वीनियंट बनाना
और इसमें जो है रिले वेव सिस्टम इनको हटाकर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो EI सिस्टम है उनको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एट 32 जो लोकेशन है वहाँ पर। और इसमें 25 स्टेशन और 7 ब्लॉक सिग्नलिंग जो है वो इनको शामिल यहाँ पर किया गया है। और ये बदलाव जो है वो हाई डेंसिटी नेटवर्क पर किया जाएगा ताकि ट्रेनें और भी बेहतर तरीके से जो है वो यहाँ पर चल सकें। What was the theme of the BRICS MSME Forum 2026? आपसे यहाँ पर कहा गया है कि भारत की जो अध्यक्षता है ब्रिक्स चेयरशिप 2026, इसके तहत जो है ब्रिक्स MSME फोरम 2026 का थीम यहाँ पर क्या रखा गया है, तो यह बिल्डिंग फॉर द रेजिलेंस इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME वो होस्ट कर रहा है पहली ब्रिक्स MSME फोरम और 3rd SME वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है आगरा उत्तर प्रदेश में। और ये हो रही है इंडिया का जो ब्रिक्स चेयरशिप है 2026 उसके तहत। ठीक है, तो इस बार की थीम आपसे पूछी जा सकती है ये क्या है यहाँ पर। और इसमें जो है ब्रिक्स देशों के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं और बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक साथ आएंगे। इनका मकसद ये है कि जो MSME है इनमें कोऑपरेशन करना और जो है MSME को आसानी से कैसे फाइनेंस मिलना और जो सस्टेनेबिलिटी है मतलब कि तकनीकी का मिलना भी साथ में और व्यापार को और भी ज़्यादा टिकाऊ बनाना, सस्टेन करना, वो सब बनाना है। तो ये 3 क्षेत्र जो है 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की जो है प्राइमरी यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें उसमें से मुख्य प्राथमिकताओं में से शामिल इनको किया गया है। ठीक है, टू द क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए रखूंगा। आप इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अगर आपको मालूम है। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और अगले सेशन में हम इन क्वेश्चंस का आंसर आपको बताएंगे। और जनरल एंड बैंकिंग इकोनॉमी ये सारी PDFs हैं वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो आप फटाफट ऐप को डाउनलोड करें और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें। हमारा नंबर है 8448169188, इस पर आपको PDF से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF और भी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आगे हम लोग फिर मिलेंगे।